हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप लोग का अपने चैनल मैथमेटिक 2 में। तो चलिए आज हम लोग पढ़ने वाले हैं गवर्नर जनरल एंड वायसराय। यानी कि आज का टॉपिक रहेगा गवर्नर जनरल और वायसराय। चलिए, उम्मीद करता हूँ आप लोग इससे पीछे वाला वीडियो जो कि खेल से रिलेटेड था, खेल और खिलाड़ी से रिलेटेड था, आप लोग देखे होंगे, बहुत अच्छा लगा होगा। ठीक है, इसी तरह वीडियो मेरा हर वीडियो आता रहता है, तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, और वीडियो अच्छा लगेगा तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। बस यही तो हम कह सकते हैं और आगे कुछ नहीं कर सकते हैं। चलिए, ज़्यादा देर न करते हुए अपने टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। आज के बाद हमें लगता है, उम्मीद करता हूं कि आज के बाद आप किसी तरह का कन्फ्यूजन नहीं होगा आपके कोई दिमाग में कि बहुत सारे लोगों को गवर्नर जनरल और वायसराय में बहुत सारे कन्फ्यूजन होते हैं। पता नहीं चलता है कि कब कौन गवर्नर बन गए, कब गवर्नर जनरल बन गए, कब वायसराय बन गए। तो इन चीज़ों को हम बहुत अच्छे तरह से समझने की कोशिश करेंगे। तो आज पूरा टॉपिक इसी पर है और इसी को देखने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए हम लोग आज पढ़ने वाले हैं गवर्नर जनरल एंड वायसराय को देखने वाले हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए, सबसे पहले देखिए, जब भी ब्रिटिश शासन हुआ तो सबसे पहले बंगाल पर हुआ, क्योंकि बंगाल बहुत बड़ा क्षेत्र था और बंगाल पर ही शासन हुआ। तो सबसे पहले बंगाल का गवर्नर था। ठीक है, सबसे पहले जब भी ब्रिटिश शासन हुआ तो बंगाल का गवर्नर था। तो सबसे पहले बंगाल का गवर्नर देखेंगे, इसके बाद गवर्नर जनरल होंगे, इसके बाद वायसराय होंगे। जो भी होंगे, जैसे जैसे होंगे, जिस स्टेप में होंगे और जो जो पहले आए उसको देखने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले देखेंगे बंगाल के गवर्नर। तो बंगाल के गवर्नर की बात किया जाए तो सबसे पहले बंगाल का गवर्नर बने लॉर्ड क्लाइव बने। ठीक है, लॉर्ड क्लाइव बने और उनका कब से कब तक शासन रहा तो 1757 से लेके 1757 से 1760 तक रहा। ठीक है, इसके बाद एक बार और है 65 से 67 में, यानी कि 60 के बाद उनका कार्यकाल जो भी था वो समाप्त हो गया। इसके बाद फिर 5 साल के बाद है 65 और 67 तक फिर रहे। ठीक है, तो उनके कार्यकाल में, यानी कि जब तक बंगाल के गवर्नर रहे तब तक क्या क्या हुआ, कौन कौन सी घटना घटी, उसके बारे में पूरा डिटेल हम लोग देखने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले बंगाल के गवर्नर आप लोग कौन कहिएगा, तो पहला कहिएगा। देखिए, हम बताएंगे सबसे पहला और अंतिम। जैसे बंगाल का गवर्नर, तो पहला गवर्नर कौन है और अंतिम गवर्नर कौन है। फिर बंगाल के बाद फिर भारत के गवर्नर होंगे, तो भारत के गवर्नर पहला कौन है, लास्ट कौन है। फिर वायसराय होंगे, तो पहला कौन है, लास्ट कौन है। ठीक है, तो एक एक चीज़ों को देखने वाले हैं। तो सबसे पहले आप लोग जानेंगे कि लॉर्ड क्लाइव के बारे में। तो लॉर्ड क्लाइव कब से कब तक किए, तो 1757 से लेकर 1760। इसी में प्लासी का युद्ध होता है 1757 में। ठीक है, और फिर 65 से 67 तक रहे। ठीक है, तो जो जो घटना घटी इसमें, जो जो इनके कार्यकाल में हुआ उसको देखेंगे। सबसे पहले बंगाल का प्रथम गवर्नर की बात किया जाए तो कौन हो जाएंगे, तो लॉर्ड क्लाइव हो जाएंगे। ठीक है, चलिए द्वैत शासन की व्यवस्था। द्वैत शासन कहने का मतलब एक केंद्र सरकार की और एक राज्य सरकार की, दो को शासन, जैसे द्वैत शासन की व्यवस्था तो इन्हीं के शासनकाल में आ गया। ठीक है, एक केंद्र सरकार की और एक राज्य सरकार की, जो कि पहले ब्रिटिश सरकार द्वारा था, एक ब्रिटिश सरकार करता था। ठीक है, तो अब केंद्र और राज्य हो गया आज के डेट में। तो द्वैत शासन की व्यवस्था इन्हीं के शासनकाल में। अगला है इलाहाबाद की संधि, यानी कि प्रथम एवं द्वितीय। 1765 में इलाहाबाद की संधि होती है। तो इलाहाबाद की संधि कब, जब ये सब युद्ध होता है उसके बाद इलाहाबाद के संधि होता है। संधि जब होता है तो ये 1700 कब होता है, 65 में। तो इलाहाबाद की संधि में इन्होंने थे, यानी कि लॉर्ड क्लाइव के समय में ही हुआ था। इसके बाद पार्शियल स्पेयर बोले थे कि भविष्य का अग्रदूत। किसे कहा गया है, लॉर्ड क्लाइव को पार्शियल स्पेयर कहे कि भविष्य का अग्रदूत इसे कहा जाता है। किसने कहा, तो पार्शियल स्पेयर ने कहा है। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं। यानी कि हम लोग बंगाल के जो भी गवर्नर थे उससे रिलेटेड जितने भी थे पॉइंट उसको अच्छे तरह से देख लिए। अब आगे बढ़ते हैं। आगे है, देखिए बंगाल के गवर्नर और बंगाल के गवर्नर जनरल। तो देखिए, जो भी बंगाल के गवर्नर थे, अब उसके बाद आगे बंगाल के गवर्नर जनरल। तो बंगाल के गवर्नर जनरल के बारे में पढ़ें। तो सबसे पहला की बात किया जाए तो वारेन हेस्टिंगस हुए। तो वारेन हेस्टिंगस जब हुए तो ये बंगाल के अंतिम गवर्नर होंगे। बंगाल के क्या होंगे, अंतिम गवर्नर होंगे। देखिए, जब भी जो भी स्टार्ट होगा, जिससे गवर्नर जनरल अब स्टार्ट हुआ, तो बंगाल के अंतिम जो होगा वो इसमें फर्स्ट होगा। जैसे बंगाल के अंतिम गवर्नर की बात किया जाए तो कौन होंगे, तो वारेन हेस्टिंगस।
अब बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल की बात किया जाए तो वारेन हेस्टिंग्स। आप लोग अच्छी तरह से चीज़ों को समझ रहे हैं, ठीक है। जो उसमें अंत करेगा इसमें फर्स्ट करेगा, ठीक है। चलिए, तो बंगाल के गवर्नर जनरल की बात किया जाए तो कौन है, तो वारेन हेस्टिंग्स हैं। वारेन हेस्टिंग्स, इनका कार्यकाल 1772 से लेकर 1785 तक, 1772 से 1785 तक। अब देखिए, बंगाल का अंतिम गवर्नर, बंगाल का अंतिम गवर्नर, हम आपसे बताए हैं कि जब भी इसमें प्रथम जो होगा, मान लेते हैं कि प्रथम गवर्नर जनरल की बात किया जाए तो इसमें प्रथम है, तो कहीं ना कहीं अंतिम उसमें था तभी ना इसमें प्रथम हुआ है, ठीक है। अगर वायसराय की जैसी बात किया जाए तो गवर्नर जनरल अंतिम करेगा जो, वही प्रथम वायसराय होगा, ठीक है। यानी कि चीज़ों को ऐसे समझिए आप लोग, ठीक है। तो अगर बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल की बात किया जाए तो वारेन हेस्टिंग्स हो जाएंगे। 1772 से 1785 इसका कार्यकाल है, ठीक है। अब इनसे रिलेटेड जो भी तथ्य है, जो भी घटना घटने वाला है, ये इनके कार्यकाल में जो जो चीज़ हुआ है उसको देखेंगे। देखिए, तो सबसे पहले बंगाल का अंतिम गवर्नर जनरल, इसके बाद बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल। देखिए, चीज़ों पर ध्यान दीजिए, बंगाल का अंतिम गवर्नर, तो गवर्नर अंतिम जो होगा वो गवर्नर जनरल प्रथम होगा, तो प्रथम गवर्नर जनरल होगा। इसके बाद इन्हीं के कार्यकाल में 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट आया, रेगुलेटिंग एक्ट 1773 में, क्योंकि इनका कार्यकाल 72 से 85 है, ठीक है। इसके बाद द्वैत शासन समाप्त हो गया इनके कार्यकाल में, इनके कार्यकाल में द्वैत शासन समाप्त हो गया। द्वैत शासन आया किसके कार्यकाल में, तो लॉर्ड क्लाइव के, रॉबर्ट क्लाइव के, और समाप्त किसके होगा, तो वारेन हेस्टिंग्स के कार्यकाल में। अब देखिए, एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना, एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना किसके कार्यकाल में, तो वारेन हेस्टिंग्स के कार्यकाल में हुआ, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। एक चीज़ इसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि एकमात्र गवर्नर जनरल जिस पर बर्क था एक अंग्रेज, उसने क्या किया, महाभियोग का मुकदमा चलाया, किस पे, तो वारेन हेस्टिंग्स पर। यहाँ से जाने के बाद बर्क ने इस पर महाभियोग की क्या किया, मुकदमा चलाया, ठीक है। तो ये चीज़ों को बहुत तरह से आप थोड़ा अच्छे तरह से याद कर लीजिएगा, ठीक है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। चलिए नेक्स्ट है लॉर्ड कॉर्नवालिस। लॉर्ड कॉर्नवालिस के कार्यकाल में क्या क्या हुआ, देखिए, लॉर्ड कॉर्नवालिस सबसे पहले 1786 से 93, इसके बाद 1765 में भी इनका कार्यकाल रहा, ठीक ना। 1786 से 1793 तो इनका कार्यकाल रहा, लेकिन एक बार 1765 में भी इनका कार्यकाल रहा, ठीक है। चलिए, इनमें सिविल सेवा, पुलिस सेवा या पुलिस चौकी का जनक इसे कहा जाता है, क्योंकि सिविल सेवा की शुरुआत और पुलिस सेवा की शुरुआत इन्हीं के कार्यकाल में होगा, ठीक है। चलिए, कोलकाता, ढाका, पटना, मुर्शिदाबाद, ये चार जो प्रांत था उसके न्यायालय की स्थापना इन्हीं के कार्यकाल में होगा। तो आप लोग यहाँ से ये याद कर लीजिए कि सिविल सेवा की शुरुआत तो लॉर्ड कॉर्नवालिस के कार्यकाल में, पुलिस सेवा की शुरुआत तो लॉर्ड कॉर्नवालिस के काल में, और चार प्रांतीय न्यायालय की स्थापना जो कि कोलकाता, ढाका, पटना और मुर्शिदाबाद है, ये इन्हीं के कार्यकाल में हुआ, ठीक है। चलिए आगे, अस्थायी बंदोबस्त जो कि 1793 में है, उनकी व्यवस्था इन्हीं के कार्यकाल में हुआ, अस्थायी बंदोबस्त, ठीक है। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। कानूनी विशिष्टता का नियम भारत में लागू किया गया तो इन्हीं के कार्यकाल में, किसके कार्यकाल में, तो लॉर्ड कॉर्नवालिस के कार्यकाल में। इनकी कब्र गाजीपुर में स्थित है। देखिए, गाजीपुर में इनकी कब्र स्थित है। अभी भी इनकी जो भी कब्र होता है जिसमें इनको दफनाया गया था, यानी कि मृत्यु के पश्चात, तो वो कहाँ स्थित है, तो गाजीपुर में स्थित है, ठीक है। चलिए, यानी कि लॉर्ड कॉर्नवालिस से हम लोग जितने भी तथ्य था सबको देख लिए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है सर जॉन शोर। सर जॉन शोर ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बस इसमें अहस्तक्षेप की नीति अपनाई गई थी, यही इनका, बस इनका कार्यकाल याद कर लेना है। तो इनका कार्यकाल कब है, 93 से लेकर 98 तक, और एक ही इसमें है अहस्तक्षेप की नीति अपनाई, इसने अहस्तक्षेप की नीति अपनाई, किसने, तो सर जॉन ने, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बहुत इंपॉर्टेंट है लॉर्ड वेलेस्ली। लॉर्ड वेलेस्ली जो कि आपके लिए इम्पोर्टेंट है, इसको देखेंगे। देखिए, इसमें बहुत सारे हुआ। देखिए, बंगाल का शेर के रूप में विख्यात है, ये अपने आप को बंगाल का शेर कहता था। तो कहेगा, क्वेश्चन में आएगा कि अपने आप को बंगाल का शेर मानने वाला कौन था, तो लॉर्ड वेलेस्ली। इनके कार्यकाल आप लोग देख लिए 1798 से 1805 तक, ठीक है। चलिए, सहायक संधि की शुरुआत इन्हीं का, सहायक संधि की शुरुआत इन्हीं के कार्यकाल में हुआ, यही बहुत इंपॉर्टेंट है। सहायक संधि, सहायक संधि जो कि सब राजाओं से कहता था कि आप सहायक संधि पर हस्ताक्षर कीजिए, आपको हम सेना देंगे, हम आपकी सुरक्षा करेंगे, बस आप इस प्रपत्र पर, जो भी उसका पत्र था ये, तो उस पर आप सिग्नेचर कर दीजिए। जो भी राजा अगर अपने, जिसे अपने मन से
उसको साइन कर देता था तो अच्छी बात है, अगर नहीं करता था तो कहता था कि आइए हमसे युद्ध कर लीजिए, हमसे फरिया लीजिए, तब आप तो डरे। जितना भी जो राजा समझते थे कि नहीं क्या युद्ध करना है क्या ऐसे वैसे, तो जितना भी राजा थे वो कुछ न कुछ राजा कर दिए उसमें, ठीक है। चलिए, शिशु वध प्रथा को समाप्त किया। देखिए इस पहले क्या होता था कि शिशु वध प्रथा, नर बलि प्रथा, ये सब बहुत सारी प्रथा चलती थी, ठीक है। तो ये काम किया कि पहला शिशु वध जो प्रथा था उसको समाप्त कर दिया। अब देखते हैं कि सहायक संधि जो भी हुआ उसकी शुरुआत इन्हीं के कार्यकाल में हुआ, यही शुरुआत किया। तो सहायक संधि स्वीकार करने वाला सबसे पहले राजा कौन थे और कौन कौन से राजा अपने आप सहायक संधि स्वीकार कर लिया। यानी अपने आप कहने का मतलब क्या हुआ कि माने बोले तो डरे स्वीकार कर लिया, डर से कि क्या युद्ध करना है, क्या ऐसे, क्या मोल लफड़ा लेना है, हम स्वीकार कर लेते हैं। क्योंकि उन लोग समझते थे कि जब ये कह रहा है तो सेना देवे करेगा, सब सुरक्षा देवे करेगा, तो उनका कहना था कि अपना सेना हटा लीजिए, हम आपको सेना देंगे और आप मेरे सहायक संधि पर साइन कर लीजिए कि हम आपके अधीन हैं, ठीक है। यही, चलिए, तो आप लोग अच्छे तरह से समझ लिए। तो सबसे पहले सहायक संधि पर क्वेश्चन यहाँ से बहुत आता है कि सबसे पहले सहायक संधि पर साइन करने वाला राजा कौन था। तो सबसे पहले हैदराबाद के निजाम थे, जो कि 1798 में साइन कर दिए, ठीक है। क्योंकि 1798 में इनका कार्यकाल था, 1798 से 1805। देखिए हैदराबाद सबसे पहले कर लिया। इसके बाद मैसूर किया 99 में, तंजौर किया 99 में, अवध किया 1801 में, भोसले किया 1803 में, सिंधिया किया 1804 में, और जोधपुर, जयपुर, भरतपुर, यानी कि अनेकों थे जो कि अलग अलग छोटे छोटे टुकड़ों में जो भी शासक थे सब धीरे धीरे करते गए। तो सबसे पहले यहाँ से क्वेश्चन आता है कि हैदराबाद सबसे पहले किया 1798 में, तो यही सबसे पहले किया, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए भारत के गवर्नर जनरल, अब पढ़े थे बंगाल के गवर्नर जनरल, अब पढ़ेंगे भारत के गवर्नर जनरल, ठीक है। तो भारत के गवर्नर जनरल सबसे पहले की बात किया जाए तो लॉर्ड विलियम बेटिंग, ठीक है, लॉर्ड विलियम बेटिंग। अब एक चीज़ आप बतला दिए, जब लॉर्ड विलियम बेटिंग हैं जो भारत के प्रथम गवर्नर या गवर्नर जनरल भारत के हुए, तो बंगाल के अंतिम गवर्नर जनरल होंगे। ये तो बात आप लोग अच्छे तरह से समझ लिए होंगे कि जो भी इसमें प्रथम होगा तो पीछे वाला जो भी था उसका अंतिम होगा। तो इसको कहेंगे बंगाल का अंतिम गवर्नर जनरल कौन था, तो लॉर्ड विलियम बेटिंग। अगर भारत के प्रथम गवर्नर जनरल की बात की जाए तो लॉर्ड विलियम बेटिंग, यानी कि आज इस चीज़ों को आप अच्छी तरह से याद कीजिए। तो लॉर्ड विलियम बेटिंग का कार्यकाल 1828 से 1835 तक। अब देखिए भारत के प्रथम गवर्नर जनरल, यहाँ पर किसका अंतिम, तो बंगाल के अंतिम गवर्नर जनरल, ठीक है। चार्टर अधिनियम 1833 इन्हीं के कार्यकाल में आया, ठीक है। सती प्रथा का अंत, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। सती प्रथा का अंत इन्हीं ने किया, किसके सहायता से, तो राजा राम मोहन राय की सहायता से। सती प्रथा का अंत 1829 में इन्हीं के कार्यकाल में समाप्त हुआ। इसके बाद इनके कार्यकाल में क्या हुआ, तो शिशु बालिका हत्या पर प्रतिबंध, जो भी शिशु बालिका हत्या होता था उसको प्रतिबंध यानी कि रोक लगाया, ठीक है। किसने, तो लॉर्ड विलियम बेटिंग ने। इसके बाद ठगी प्रथा पर रोक लगाया। ठगी प्रथा उस वक्त क्या होता था कि ठगी प्रथा से मान लेते हैं कि ठगी प्रथा उस वक्त ऐसे होता है जैसे ठग लोग काली को ज़्यादा पूजा करते थे, ठीक है। ठग लोग काली को पूजा करते थे और कहीं ना कहीं अब झांसा देकर सूद पर पैसा, जो आजकल सूद है, ऐसे करके या सट्टा बाजारी ये सब करके कुछ ठगी का बहुत प्रचलन ज़्यादा था, ठीक है। तो उसको क्या किया, ये समाप्त कर दिया। ये मैंने उस पर रोक लगाई, समाप्त पूर्ण रूप से नहीं किया, उस पर खाली रोक लगाया, ठीक है। यहाँ पर चीज़ को ये ध्यान से देखिए, शिशु बालिका हत्या पर प्रतिबंध, ठगी प्रथा पर रोक। इसके बाद अगला का किया कि लॉर्ड मैकाले इन्हीं के अनुशंसा पर अंग्रेजी शिक्षा को माध्यम बनाया। देखिए राजा राम मोहन राय भी पाश्चात्य शिक्षा को मानने वाले थे, तो उनका भी कहना था कि अंग्रेजी मैंने बढ़िया अच्छा चीज़ है। तो अंग्रेजी शिक्षा तो किसके नीति पर, तो लॉर्ड मैकाले, जो कि उन्हीं के शिक्षा नीति है, उन्हीं के शिक्षा पर का अंग्रेजी शिक्षा को माध्यम बनाया। और अगला इनका काम क्या है, आगे क्या किए कि कोलकाता मेडिकल कॉलेज की स्थापना की। कोलकाता मेडिकल कॉलेज की क्या किए, स्थापना की। यानी कि इनसे रिलेटेड जो भी चीज़ें था, जो भी फैक्ट था, हम लोग अच्छे तरह से देख लिए। अब आगे देखेंगे चार्ल्स मेडकॉफ के बारे में, ठीक है। चलिए आप लोग अच्छे तरह से समझ रहे होंगे, ठीक है। चलिए चार्ल्स मेडकॉफ जो कि 1835 से 1836 इनका कार्यकाल रहा,
और इसने प्रेस पर लगे सारे प्रतिबंधों को समाप्त किया। देखिए, प्रेस पर लगे सारे प्रतिबंधों को समाप्त किया कहने का मतलब है कि प्रेस पर लगे सारे प्रतिबंध, जो भी प्रेस था उस पर प्रतिबंध लगाया गया था कि आप इंग्लिश में पेपर छाप सकते हैं, यानी कि आप अपने क्षेत्रीय भाषा में पेपर नहीं छाप सकते हैं, क्योंकि क्षेत्रीय भाषा में जो भी पेपर था वो अपने भाषा में कोई भी, मान लेते हैं कि वो क्रांतिकारी से रिलेटेड कोई भी फैक्ट छपा तो वो उन लोगों को समझ में नहीं आता था, ठीक है, और लोग आक्रोशित हो जाते थे, यानी कि बात कोई भी सुनेंगे तो लोग अपने में आक्रोशित हो जाएंगे, एकजुट हो जाएंगे। इसीलिए उन लोगों ने क्या किया कि जो भी न्यूज़पेपर वाले थे, जो भी प्रेस वाले थे, उस पर प्रतिबंध लगाए थे, प्रतिबंध लगा दिया गया, ठीक है। तो इन्होंने क्या किया, चार्ल्स मेडकॉफ जब है तो वो जितना भी प्रतिबंध लगा था उनको क्या किए, समाप्त कर दिया, ठीक है। अब आगे देखते हैं, आगे है लॉर्ड एलनबरो। लॉर्ड एलनबरो, इनका कार्यकाल 1842 से 1844 तक रहा, ठीक है। और इन्होंने क्या किया, तो सिंध का विलय इसी समय में हुआ, सिंध का विलय इनके समय में हुआ, और दास प्रथा का उन्मूलन, उन्मूलन करने का मतलब समाप्त कर दिए। दास प्रथा का उन्मूलन, यानी कि पहले लोग क्या करते कि अपने अपने यहाँ दास रख लेते थे। दास कहने का मतलब कि वो पूर्ण रूप से वो दास था, और उनको पेमेंट वेमेंट नहीं मिलता था। आपको क्या करना है, हमारे शरण में रहना है, हमारे सेवा करना है, ठीक है दोस्तों, यही दास प्रथा था। तो उसको क्या किया, पूर्ण रूप से इसको समाप्त कर दिए लॉर्ड एलनबरो, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए आगे है लॉर्ड हार्डिंग। देखिए इनके शासनकाल 1844 से 1848 रहा। लॉर्ड हार्डिंग का शासनकाल 1844 से 48 रहा। इनके समय में प्रथम आंग्ल सिख युद्ध हुआ 45-46 में, ठीक है। 45-46 में क्या हुआ कि आंग्ल सिख हुआ, यानी कि अंग्रेज और सिख के बीच आंग्ल सिख युद्ध हुआ। के उस वक्त थे सिखों के थे वो राजा रणजीत सिंह थे, उन्हीं के समय में ये युद्ध हुआ, ठीक है। इसके बाद उनके बेटा दिलीप सिंह हुए, जो कि दिलीप सिंह अंग्रेज़ों के अधीन अपना लिए, जैसे उनके अधीन हो गए और उनको विदेश विदा कर दिए गए, यानी कि इंग्लैंड विदा कर दिए गए पढ़ने के लिए दिलीप सिंह को, ठीक है। तो आंग्ल युद्ध की बात किया जाए तो प्रथम आंग्ल सिख युद्ध, सिख कहने का मतलब पंजाब, तो पंजाब से थे, तो पंजाब सिखों का रणजीत सिंह उस वक्त राजा रहते थे, तो उन्हीं के साथ ये युद्ध हुआ था, ठीक है। और लाहौर की संधि भी उन्हीं के शासनकाल में हुआ, ठीक है, यानी कि लॉर्ड हार्डिंग के समय। दो काम लॉर्ड हार्डिंग में दो याद करना है, प्रथम आंग्ल सिख युद्ध 45-46 में और लाहौर की संधि, ठीक है। अब अगला पढ़ेंगे लॉर्ड डलहौजी, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ये इनके समय में बहुत सारे काम हुए, ठीक है, बहुत सारे क्या हुए, काम हुए, ठीक है। इनका शासनकाल की अगर बात किया जाए तो 48 से 56 तक रहा, 48 से लेकर 56 तक लॉर्ड डलहौजी का शासनकाल। अब देखिए इसमें क्या किया हुआ, प्रथम आंग्ल सिख युद्ध कब हुआ 45-46 में, और दूसरा सिख युद्ध देखिए इन्हीं के समय में हुआ, लॉर्ड डलहौजी के समय। द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध हुआ, पंजाब का ब्रिटिश शासन में विलय हो गया, पंजाब का ब्रिटिश शासन में विलय। हम आपको बताए हैं कि रणजीत सिंह जो थे उनके समय में ये युद्ध हुआ, और उसके बाद उनका पराजित हो गया जब, तो राजा दिलीप सिंह उनका बेटा राजा दिलीप सिंह है, और बाद में हम बोलेंगे कि जब भी राजा दिलीप सिंह आए तो वो पंजाब में ब्रिटिश शासन ने पंजाब को अपने में मिला लिया, ठीक है। तो वहीं 1849 में उनको क्या किया गया, मिला लिया गया, द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध के बाद मिला लिया गया। इसके बाद द्वितीय आंग्ल बर्मा युद्ध हुआ, निम्न बर्मा का विलय हो गया। द्वितीय आंग्ल बर्मा युद्ध भी इन्हीं के शासनकाल में हुआ और उनका भी विलय हो गया। अब देखिए ये हड़प नीति अपनाई। हड़प नीति कहने का मतलब कि हड़प नीति, एक था सहायक संधि और एक था हड़प नीति। हड़प नीति का मतलब कि हड़पने वाला, यानी कि मान लेते हैं कि सहायक संधि में था कि जो राजा थे अपने अनुसार, यानी कि अपने स्वेच्छा से अगर साइन कर दिए तो वो सहायक संधि हुआ। लेकिन हड़प नीति कहने का मतलब हुआ कि डायरेक्ट, माने ज़बरदस्ती जो होता है ना, नहीं होता है कि हड़प लेंगे कोई चीज़, तो ज़बरदस्ती हड़पने वाला हड़प नीति हुआ। तो ये अपना है, यानी कि कोई भी राजा के हड़प लिए, जिसका बेटा नहीं था, जिसका बेटी थी, उसको बोलेंगे कि अब बेटी का अधिकार नहीं है, बेटा है ये नहीं है, तो आपका शासन मेरे में विलय हो गया, मैंने हम अपने में मिला लिया। तो उस तरह का बहुत सारे हड़प नीति अपनाए। और किसको किसको अपनाया, देखिए सतारा को 1848 में, जयपुर को 49 में, नागपुर को 54 में, यानी कि इन सब को हड़प के अपने राज्य में मिला लिया, यानी कि अपने अधिकार क्षेत्र में कर लिया, ठीक है।
अब आगे का इनका है कि कोलकाता एवं आगरा के बीच पहली बार बिजली से संचालित तार सेवा, बिजली से संचालित तार सेवा का मतलब कॉलिंग, ठीक है। तार सेवा का क्या किया, शुभारंभ इन्हीं के काल में हुआ। और इसके बाद 1854 में पोस्ट ऑफिस एक्ट तथा डाक सेवा का प्रचलन, यानी कि देखिए ये बहुत सारे काम भी किए, ठीक है। लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में बहुत सारे हम लोग को काम हुआ, यानी कि कोलकाता में आगरा के बीच पहली बार तार सेवा का, वो बिजली से तार सेवा, 1854 पोस्ट ऑफिस, इसके बाद डाक सेवा का प्रचलन। इसके बाद इनको रेलवे का जनक भी कहा जाता है। रेलवे का जनक इसलिए कहा जाता है कि इन्हीं के शासनकाल में, इन्हीं के समय, यानी कि ये जब थे इन्हीं के समय 1853 से मुंबई से थाने के बीच रेलवे का प्रारंभ हुआ, यानी कि रेलवे की शुरुआत हो गया 1853 में, ठीक है। 16 अप्रैल शायद था, कि 16 अप्रैल 1853 शायद था, डेट एग्जैक्ट 16 था लेकिन अप्रैल था कि क्या था, लगभग अप्रैल था। लेकिन 1853 में क्या किया, रेल का शुरुआत और मुंबई से थाने के बीच स्टार्ट हुआ। आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए कि थाने कहाँ है, ठीक है। चलिए, शिमला भारत का ग्रीष्मकालीन राजधानी भी बना इन्हीं के शासनकाल में। इसके बाद बोर्ड शिक्षा डिस्पैच 1854 लागू किया गया। बोर्ड शिक्षा डिस्पैच नीति होता है, ओके, 1854 में क्या किया गया, लागू किया गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे एक और इनके बरार एवं अवध 1856 का अधिग्रहण, यानी कि बरार एवं अवध को भी 1856 में क्या किया, अधिग्रहण कर लिया, अपने राज्य में क्या किया, मिला लिया, ठीक है। अब इसके बाद भारत के गवर्नर जनरल समाप्त हो गए, अब आ गए भारत के वायसराय। तो भारत के जब वायसराय आ गए तो जो भी भारत के अंतिम गवर्नर जनरल होंगे वो भारत के प्रथम वायसराय होंगे, ठीक है। चलिए, तो भारत के अंतिम गवर्नर जनरल थे वो लॉर्ड कैनिंग थे, तो भारत के प्रथम वायसराय लॉर्ड कैनिंग हो गए, ठीक है। ये चीज़ आपको हमेशा याद करना है, जो उसमें अंतिम होगा इसमें प्रथम होगा, ठीक है। जैसे बंगाल के गवर्नर, इसके बाद बंगाल के गवर्नर जनरल, इसके बाद भारत के गवर्नर जनरल, इसके बाद अब आ गए भारत के वायसराय, ठीक है। तो लॉर्ड कैनिंग हो गए भारत के प्रथम वायसराय, तो अंतिम गवर्नर जनरल हो गए। तो देखिए, पहला है कि अंतिम गवर्नर जनरल तो लॉर्ड कैनिंग, भारत के प्रथम वायसराय तो लॉर्ड कैनिंग। इनका कार्यकाल 1856 से 62 तक। देखिए, इनके कार्यकाल में 1857 का विद्रोह हुआ। 1857 का विद्रोह जो कि बहुत बड़ा विद्रोह था, उसको कितने लोग ने स्वतंत्रता विद्रोह कहा, इसके बाद कितना षड्यंत्र कहा, ये सब बहुत सारे अलग अलग फैक्ट दिया गया उसमें, ठीक है। तो 1857 का विद्रोह जो हुआ, बहुत ही, जो कि मंगल पांडे उसमें थे मेन सेना, वो सेना के क्या थे, हेड थे मंगल पांडे। और किसके रिलेटेड, वो बंदूक के कारतूस, यानी कि सुअर के चर्बी वाले अतु के कारतूस को लेकर उसको क्या किया गया, पूरा विद्रोह हो गया, पूरा विद्रोह, अच्छा खासा विद्रोह उसमें हुआ, ठीक है। तो अंतिम गवर्नर जनरल की बात किया जाए तो लॉर्ड कैनिंग, भारत के प्रथम वायसराय लॉर्ड कैनिंग। 1857 का विद्रोह इन्हीं के काल में हुआ। और देखिए, कोलकाता, मुंबई, मद्रास में विश्वविद्यालय का स्थापना कहाँ हुआ, तो इन्हीं के शासनकाल में हो गया। कब, यानी कि 56 से 62 के बीच में, ठीक है। भारतीय परिषद अधिनियम 1861 इन्हीं के समय में क्या हुआ, पास हुआ। भारतीय परिषद 1861 इसी के समय में क्या हुआ, पास हुआ। इसके बाद विधवा पुनर्विवाह अधिनियम इसी के समय में पास हुआ। इसके बाद भारतीय दंड सेवा, यानी कि आईपीसी धारा जो लगता है ना, आईपीसी धारा नहीं देखते हैं कि आईपीसी धारा इतने के तहत इस मुजरिम को ये करार दिया जाता है, ऐसे होता है ना। तो भारतीय दंड सेवा आईपीसी की स्थापना 1861 में इन्हीं के कार्यकाल में हुआ, ठीक है। और यानी कि जितना भी था इनको, यानी कि भारतीय दंड सेवा आईपीसी धारा इन्हीं के कार्यकाल 1861 में शुरू हुआ। यानी कि इनसे रिलेटेड जितना भी कार्य इनके शासनकाल में हुआ, जब तक इनका पदभार था, तो उनके काल में जो भी हुआ वो हमने देख लिया। अब इसके बाद आगे है लॉर्ड रिपन। इनका कार्यकाल 1880 से लेकर 84 तक रहा, ठीक है। और इनके कार्यकाल में क्या क्या हुआ, तो पहला हुआ कि भारत का सर्वाधिक लोकप्रिय वायसराय इनको कहा गया, भारत का सर्वाधिक लोकप्रिय वायसराय इनको कहा गया। दूसरा, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट समाप्त किया। वही वर्नाकुलर प्रेस एक्ट जो था, हम आपको बताएं पीछे में कि जितने भी प्रेस से रिलेटेड जो भी था कि ऐसे नहीं करना है, क्षेत्रीय में नहीं छापना है,
आपको जब भी छापना है इंग्लिश में छापना है, ऐसे जो भी था प्रेस से रिलेटेड उनको पूरा जितना भी नियम था उनको सब समाप्त कर दिया और बोला कि आप लोग स्वतंत्र हैं, आप लोग फिर से जैसे मर्जी जिस भाषा में छापना है छाप सकते हैं। ठीक है, तो वर्नाकुलर प्रेस एक्ट समाप्त किया इन्हें। सिविल सेवा में न्यूनतम आयु 19 से बढ़ाकर 21 वर्ष किया। देखिए इससे पहले सिविल सेवा जो है, सिविल सेवा परीक्षा जो होता है उसमें न्यूनतम आयु 19 वर्ष था। 19 वर्ष होने के कारण बहुत सारे लोग क्या होते थे कि एज एक्सपायर तुरंत हो जाता था, क्योंकि आप लोग मैट्रिक इंटर ग्रेजुएशन जैसे ही कर देते उसके बाद 1-2 साल में आपका सिविल सेवा का डेट ख़त्म हो जाता था। ठीक है, लेकिन इन्होंने क्या किया कि सिविल सेवा का न्यूनतम 19 से बढ़ाकर क्या कर दिया, 21 कर दिया। ठीक है, 19 से बढ़ाकर क्या कर दिया, 21 कर दिया, ताकि बहुत सारे लोग जो भी थे अपने बढ़िया से तैयारी भी कर सकें। यानी कि इनको कहा जाए कि 19 से बढ़ाकर एज को 21 वर्ष कर दिया। ठीक है, चलिए अगला है भारत में नियमित जनगणना की शुरुआत किया गया। नियमित जनगणना कहने का मतलब कि इससे पहले जनगणना नियमित नहीं होता था, कभी हुआ 2 साल 4 साल 5 साल 10 साल ऐसे बाद हुआ नहीं हुआ, इससे अतु नहीं था। लेकिन जब ये है लॉर्ड रिपन तो भारत में जनगणना नियमित हो गया। नियमित मान लेते हैं कि एग्जाम्पल के तौर पर 2 साल के बाद तो 2 साल के बाद ही हुआ, 81 से 83, 83 से 85 ऐसे नियमित होने लगा। ठीक है, तो नियमित जनगणना की अगर बात किया जाए तो ये 1881 में हुआ, किसके समय में, तो लॉर्ड रिपन के समय में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और इनके समय में देख लेते हैं क्या क्या हुआ। तो और क्या हुआ कि प्रथम फैक्ट्री अधिनियम 1881 जो कि बाल श्रम है उस पर रोक लगा दिएगा। पहले था कि फैक्ट्री में छोटे छोटे बच्चों को भी कार्य करना पड़ता था और लोग कार्य कराते थे। ठीक है, ज़बरदस्ती उनको पैसे भी नहीं देते थे। तो उनको क्या किया कि 1881 में प्रथम फैक्ट्री अधिनियम 1881 के तहत बाल श्रम पर रोक लगा दिए, यानी कि बालक को फैक्ट्री में कार्य नहीं करना है। ठीक है, या कहीं होटल सोटल यहाँ पर भी कार्य नहीं करना है। ठीक है, जहाँ जोखिम भरा काम हो। चलिए अगला है हंटर आयोग का गठन, जो कि हंटर आयोग का संबंध किससे है, तो शिक्षा से है। तो यहाँ से क्वेश्चन बराबर आता है कि हंटर आयोग का संबंध किससे है, तो शिक्षा से है। स्थानीय स्वशासन का जनक इसे कहा जाता है। ठीक है, इल्बर्ट बिल इसी के समय में पास हुआ, यानी कि पास हुआ, वो विवादित रहा, वो अलग बात है, यानी कि इल्बर्ट बिल इसी के समय में हुआ। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है लॉर्ड कर्जन। ठीक है, अगला है लॉर्ड कर्जन। ठीक है, लॉर्ड कर्जन का कार्यकाल 1899 से 1905 तक रहा। इनके समय में देखिए क्या क्या होगा। तो सबसे पहले कि प्रथम विश्वविद्यालय आयोग का गठन हुआ, कब, तो 1902 में। विश्वविद्यालय आयोग का गठन हुआ 1902 में। प्राचीन स्मारक संरक्षण कानून पारित 1904 में, यानी कि जितने भी पुराने स्मारक थे उसको संरक्षण प्रदान किया गया, फिर से उसको क्या किया गया, फिर से बनाया गया, उनको संरक्षण प्रदान करना, उसे सुरक्षा प्रदान करना इन्हीं के कार्यकाल में हुआ। प्राचीन संरक्षण कानून 1904। बंगाल का विभाजन, ये देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बंगाल का विभाजन, यहीं आए तो बंगाल का विभाजन करा दिया। ठीक है, यानी कि इन्हीं के कार्यकाल में, लॉर्ड कर्जन के कार्यकाल में बंगाल का विभाजन हो गया। ठीक है, अगला है सिंचाई आयोग का गठन। सिंचाई आयोग का गठन। अगला है अकाल आयोग का गठन 1904 में। पुलिस आयोग का गठन पुलिस आयोग का गठन इनके कार्यकाल में। रेलवे बोर्ड का गठन 1905 में इन्हीं के कार्यकाल में हुआ। यानी कि जितने भी इनके कार्यकाल में होगा आप लोग अच्छी तरह से इनको देख लीजिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे एक और चीज़ है, भारतीय पुरातत्व संरक्षण विभाग की स्थापना 1901 में। पुरातत्व संरक्षण का मतलब कि जो भी पुराने हमारे धरोहर चीज़ें उनको सर्वेक्षण, उनकी खोज से रिलेटेड, तो वही पुरातत्व संरक्षण विभाग होता है। तो इनकी स्थापना 1901 में इन्हीं के शासनकाल में हुआ। ठीक है, यानी कि इन्हीं के शासनकाल नहीं, कार्यकाल कह सकते हैं। ठीक है, कार्यकाल में हुआ। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। लॉर्ड रीडिंग। अगला क्या है, लॉर्ड रीडिंग। लॉर्ड रीडिंग का कार्यकाल रहा कब, 1921 से लेकर 26 तक। इनका पहला काम हुआ कि एकमात्र यहूदी गवर्नर ये थे, यहूदी गवर्नर थे। ठीक है, प्रिंस ऑफ वेल्स 1921 में इन्हीं के समय में भारत में आगमन उनका हुआ। प्रिंस ऑफ वेल्स 1921 में इन्हीं के समय में उनका क्या हुआ, आगमन हुआ। कब, जब जालियांवाला बाग हत्याकांड 1919 में हुआ, उसी से रिलेटेड सब आक्रोशित थे और प्रिंस ऑफ वेल्स 1921 में भारत में आगमन हुआ था। इन्हीं के शासनकाल में उसी से रिलेटेड हुए थे। ठीक है, चलिए अगला चौरी चौरा कांड, जो कि बहुत ही
भयावह कांड था। 5 फरवरी 1922 को चौरा चौरी कांड हुआ था। और अगला है स्वराज पार्टी की स्थापना, जो कि 1922 में हुआ, जो कि ये कौन किए थे, तो चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू ने मिलकर किए, गांधी जी से अलग होकर, ठीक है, स्वराज पार्टी की स्थापना। इसके बाद मोपला विद्रोह 1921 में इन्हीं के कार्यकाल में हुआ, ठीक है। तो जितना भी कार्यकाल में हुआ वो आप लोग देख लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे है लॉर्ड माउंटबेटन। माउंटबेटन योजना के बारे में आप लोग भी सुने होंगे। तो लॉर्ड माउंटबेटन 1947 से 48 तक इनका कार्यकाल रहा, ठीक है। चलिए, भारतीय अधिनियम 1947, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम इन्हीं के समय में, यानी कि भारत आज़ाद होता है लॉर्ड माउंटबेटन के समय में, ठीक है। तो भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 इन्हीं के कार्यकाल में। भारत के अंतिम वायसराय, देखिए अब वायसराय खत्म होंगे, अब वायसराय खत्म होंगे, क्योंकि जब देश गुलाम था तब तक वायसराय थे। जब देश आज़ाद होगा तो फिर गवर्नर जनरल हो जाएंगे, ठीक है। तो फिर वायसराय अब नहीं रह जाएंगे। तो भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 भारत के अंतिम वायसराय और स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल। देखिए जो अंतिम होगा वो इधर प्रथम होगा। तो अब वायसराय की बात किया जाए तो ये अंतिम होंगे, तो अब फिर वायसराय के बाद अब गवर्नर जनरल आ जाएंगे, तो फिर प्रथम गवर्नर जनरल यही होंगे। तो भारत के प्रथम गवर्नर जनरल हो गए। इसके बाद रेड क्लिफ आयोग का गठन। रेड क्लिफ, भारत और पाकिस्तान के बीच एक रेखा खींचा गया, जो कि उस रेखा का नाम है रेड क्लिफ रेखा, जो कि उनका निर्धारण, रेखा का निर्धारण 1947 में हुआ, 1947 में। तो इन्हीं के कार्यकाल में हुआ, ठीक है। अब भारत की स्वतंत्रता, इसमें भारत स्वतंत्र हुआ 1947 में, तो इन्हीं के कार्यकाल में स्वतंत्र हो गया, ठीक है। अब यहाँ से सारे चीज़ समाप्त हो गए और भारत के गवर्नर जनरल होंगे, और गवर्नर जनरल के बाद फिर भारत के गवर्नर जनरल होंगे। इसके बाद अब 50 के बाद कुछ नहीं होगा, अब अपना अपना शासन अब सब कोई अपना अपना करने लगा। पूरा देश क्या हुआ, हम लोग का आज़ाद हो गया, ठीक है। तो देखिए अब अगला आता है चक्रवर्ती राजगोपालाचारी, सी आर गोपालाचारी जिसको बोलते हैं, ठीक है। इनका कार्यकाल 48 से लेकर 50 तक रहा। और स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कहेगा तो लॉर्ड माउंटबेटन होगा। यहाँ पर हमारे चीज़ों को, बातों को ध्यान से सुनिए। स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल की बात की जाए तो लॉर्ड माउंटबेटन होगा, लेकिन स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर कह देगा तो कौन हो जाएंगे, ये हो जाएंगे सी आर गोपालाचारी, ठीक है। तो यहाँ पर चीज़ों को ध्यान से देखिएगा। स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय तथा अंतिम गवर्नर जनरल, इनके बाद अब गवर्नर जनरल ये सब के कार्यकाल सब खत्म हो गया, अब कोई नहीं रहा, ठीक है। अब राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री ये सब हो गया, ठीक है। तो इनके बाद सारा खत्म हो गया, यानी कि 50 के बाद। तो हम लोग जितना भी था गवर्नर जनरल, वायसराय, ठीक है, चाहे बंगाल हो, भारत हो, सब अच्छे तरह से देख लिए। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आप लोग को बहुत अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए। अब लाइक करने से ज़्यादा आप लोगों के पास शेयर कीजिए, ताकि हर कोई इससे वाकिफ़ हो, इसको देखें और उसको समझें, ठीक है, ताकि जो भी कन्फ्यूजन हो, कन्फ्यूजन दूर हो जाए। हम उम्मीद करता हूँ। और वीडियो को चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ठीक है, कर दिया कीजिए, क्योंकि ऐसे इसी तरह का वीडियो आपके पास हरदम हमेशा पहुंचता रहे, ठीक है। चलिए मिलते हैं अगले टॉपिक के साथ अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप लोग देखिए। जय हिंद।